मैं एक बात करना चाहता हूँ जो कानून के दायरे में बात है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, उसमें वास्तविक खतरा है। और जो यंग जर्नलिस्ट हैं और ख़ासकर डिजिटल मीडिया के हैं, और जो ये फाउंडेशन बना है, अभी अली जावेद साहब ने उसका एक पर्सपेक्टिव बताया फाउंडेशन का, विच इज़ वेरी इनकरेजेबल थिंग टू थिंक अबाउट दैट। और बहुत बढ़िया है आपका पर्सपेक्टिव और एजेंडा जो है, तो उसमें भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि उस तरफ ये सोचें, क्योंकि बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि कानून के बारे में हमारी जानकारी, चाहे पत्रकार हो, प्रोफेशनल हो और शहरी भी हो, हमारी आपकी कानून और संविधान के बारे में मामूली एक जानकारी जरूर होनी चाहिए। मैं इसको पढ़ूँ सर? अच्छा, ठीक। तो बातचीत उनकी हो जाए तो हम आगे शुरू करें। हाँ, तो इसलिए अभी आप देखिए कि 2-3 नए कानून आए हैं जो दरवाज़ा अगर बंद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक तो ये आप मोटे तौर पे समझ लीजिए कि जो भारत का संविधान आर्टिकल 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अख्तियार सभी शहरियों को देता है, और उसमें एक आर्टिकल 19(2) भी है, आप सब जानते होंगे, और वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है पब्लिक ऑर्डर को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, सोसाइटी के अंदर कोई आपस में विवाद ना पैदा कर दें उसको लेकर, तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें रोक है। उन रिस्ट्रिक्शंस पे दर्जनों कानून बन गए, बल्कि कोई भी नया कानून बनता है तो उसमें आर्टिकल 19(2) का हवाला ज़रूर होता है, किसी न किसी ढंग से आर्टिकल 19(2) आता है। लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) के मद्देनज़र एक भी कानून हमारे देश में नहीं है। एक भी कानून नहीं बना जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करता हो, पत्रकारों की आज़ादी को इंश्योर करता हो, एक भी कानून नहीं है। जो हम पत्रकार लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए और जो संपादक रहे हैं, हम लोगों को जो टीवी चैनल में जब मैं संपादक था तो लगभग रोज़ 1 या 2 लीगल नोटिस आते हैं। अभी मैंने एक इंटरव्यू किया तो एक RSS के बड़े नेता उन्होंने दे दिया। तो क्योंकि मुझे कानून की जानकारी है तो ये वकीलों के भेजे हुए 80 सिविल प्रोसीजर कोड के जो नोटिस आते हैं उनको मैं सीधे कूड़े के डब्बे में डालता हूँ, और उसका इरादा से सेंसरशिप होता है। तो हम ये समझ लें कि आर्टिकल 19(1)(a) के कोई कानून नहीं है, तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है जिनके सहारे अपना काम करना पड़ता है, चाहे वो रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास हो या बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो। ऐसे कुछ कानून अभी हाल फिलहाल में मीडिया 1 पे एक बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। इस तरीके कानून का ही सहारा होता है, और वो कानून बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं बड़े अच्छे जजमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत सारे अधिकांश लोग यहाँ तक पैदा भी नहीं हुए थे जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई 31 अक्टूबर 84 को। तो बलवंत सिंह नाम के एक पंजाब स्टेट के, पंजाब सरकार के कर्मचारी थे, और वो सेक्रेटरीट के बाहर निकले अपने कुछ 3-4 दोस्तों के साथ, और उन्होंने मार्केट प्लेस में, सेक्टर 17 में मार्केट प्लेस में नारा लगाया कि खालिस्तान जिंदाबाद, राज करेगा खालसा। उनके ऊपर राजद्रोह का या सेडिशन का कानून लग गया, FIR हो गई, गिरफ्तारी हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना देशद्रोह नहीं है, सेडिशन नहीं है, और जब तक उसके लिए वो कोई फंडिंग इकट्ठा ना कर रहे हो, कोई असलहे इकट्ठा ना कर रहे हो, कोई सेना ना बना रहे हो, तब तक वो नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव जजमेंट था फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। ऐसे कुछ जजमेंट्स का सहारा हम लोग को लेना पड़ता है, हमारे पास कोई कानून नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ कि कानून कौन से जो खतरनाक कानून सरकार सोच रही है। एक आ गया है टेलीकॉम बिल, टेलीकॉम लॉ। अब टेलीकॉम एक्ट में 70 जगह स्कोप है कि सरकार नियम बनाएगी, रूल्स बनाएगी। एक कानून बनता है, कानून के बाद रूल्स बनते हैं कि वो कानून इंप्लीमेंट कैसे होगा। जैसे CA है, कानून बन गया, संविधान में संशोधन हो गया, लेकिन अभी उसके रूल्स नहीं आए। अब रूल्स आएंगे तो वो इंप्लीमेंट होगा। तो ये जो कानून टेलीकॉम एक्ट है, इसमें 70 जगह स्कोप है कि उसमें सरकार कानून बनाएगी। सरकार कानून बनाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो पार्लियामेंट के जरिए नहीं होगा, वो नॉर्मल कंसल्टेशन के जरिए नहीं होगा, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे। नियम कैसे बनाती है सरकार, उसका एग्जाम्पल मैं भी आपको देता हूँ। IT एक्ट में एक अमेंडमेंट कर दिया गया, सरकार ने रूल बना दिया कि अब सरकार फेक न्यूज़ चेक करेगी, फैक्ट चेकिंग का काम सरकार करेगी, सरकार का डिपार्टमेंट करेगा, PIB करेगा। और अगर उसमें कोई बात पता लगी ऐसी कि सरकार के खिलाफ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, तो उस प्लेटफॉर्म को और उस खबर को सरकार पेनलाइज करेगी। इसके खिलाफ अब ये कानून बन गया, नियम बन गया। इसके खिलाफ कुणाल कामरा बॉम्बे हाईकोर्ट गए, कुछ और संस्थाएं भी गईं, एडिटर्स गिल्ड भी गया, और उसमें स्टे हो गया, फिलहाल तो स्टे है।
और उसमें जजमेंट आया तो 2 जजेस की बेंच थी, एक ने कुणाल कामरा के पक्ष में फैसला लिखा और दूसरे ने सरकार के पक्ष में फैसला लिखा। तो अभी वो टाई हो गया और अब एक लार्जर बेंच में जाएगा, तब उसमें देखते हैं क्या होता है। तो नियम जब बनाती है सरकार तो ऐसे ही बनाती है। अब ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल एक आ गया, वो ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल प्री सेंसरशिप का भी कॉन्सेप्ट है उसमें। यानी एक तो होता है कि खबर लिखने के बाद आपकी खबर सेंसर होगी, उसमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी, कमेटी बनेगी जो सरकार उसमें तय करेगी कौन कौन नुमाइंदा होगा उस कमेटी का। वो कमेटी पहले सेंसरशिप पहले देखेगी कि आप क्या लिख रहे हैं, ये छपने लायक है कि नहीं है, या इस पर वीडियो बनाने लायक है कि नहीं है, और उसको वो कमेटी अगर डिसअप्रूव करेगी तो वो हटा दिया जाएगा। इमरजेंसी के समय होता था ये कि वो खबरें एक सरकार का अधिकारी देखता था और फिर उसको क्रॉस करता था कि ये नहीं जाएगी। तो ये प्री सेंसरशिप कमेटी भी बनेगी उसमें। उसके बाद सेंसरशिप कमेटियां हैं और वो सब पे लागू होगा। यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपका ट्विटर, आपका फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, वेबसाइट, अखबार, सब पे लागू होगा। OTT प्लेटफॉर्म पे अखबार, टेलीविज़न जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं उनके लिए तो अलग कानून है, पहले से हैं। तो ये सारे कानून बन रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो फाउंडेशंस हैं, जो पत्रकार हैं, वो इन कानूनों पे अपनी निगाह रखें और एक अल्टरनेटिव सिविल सोसाइटी ड्राफ्ट मीडिया लॉज के बारे में बनाएं। ये हमारे देश में नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात कि स्टेट गवर्नमेंट पत्रकारों के प्रोटेक्शन में बहुत सारे कानून बना सकती है। तो मान लीजिए कि बीजेपी नहीं उसमें इंटरेस्ट शो करेगी, तो अभी देश में विपक्ष के बाद भी बहुत सी सरकारें हैं। बंगाल है, कर्नाटक है, हिमाचल अभी तक है, तेलंगाना है, तमाम सरकारें, केरल है। और उन सरकारों के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन तक रिप्रेजेंटेशन ले जाया जाए कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स कौन कौन से ऐसे कानून बना सकती हैं कि जो पत्रकारों का पुलिस उत्पीड़न है, जो पत्रकार को पुलिस उठा के ले जाती है, या लिखने या बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध है, उस पर अपना बना सके। तो एक इसकी बहुत आवश्यकता है और इस पर मेरे ख्याल से एक ड्राफ्ट बनना चाहिए और उसमें मुझसे जो सहयोग होगा वो मैं करूँगा। और एक फेक स्पीच और फेक न्यूज़, ये 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं इस वक्त भारत के लोकतंत्र के, जिसको कोई EVM नहीं है, कोई और चीज़ नहीं, जितना बड़ा दुश्मन ये 2 चीज़ें हैं। और इसके खिलाफ कमर कस के काम करना चाहिए। कुछ बहुत थोड़े से फैक्ट चेकर से जो काम कर रहे हैं, और न्यूज़ है, डी फैक्ट है, या कुछ और हैं वो काम कर रहे हैं। फैक्ट चेकिंग पे जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग, वर्कशॉप हर पत्रकार को मिलनी चाहिए कि फैक्ट चेकिंग आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्केल पे झूठ बोला जा रहा है। और उसमें जो हेड स्पीच है वो उसका फर्स्ट कज़न है। अभी आप देखिए कि राज्यसभा के इलेक्शन हुए, उन राज्यसभा के इलेक्शन में एक मोहम्मद नासिर नाम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए कर्नाटक से। अब क्योंकि वो मुसलमान हैं तो कुछ ना कुछ होना ही था, तो उनके गैदरिंग से एक फेक वीडियो बना और उसको वायरल किया गया। नासिर साहब जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद कर दिया गया। देखा होगा आप लोगों ने। किसने प्रमोट किया उसको? खुद IT मिनिस्टर। अब आप सोचिए, खुद IT मिनिस्टर ने उसको ट्विटर पर अपने ट्विटर हैंडल से डाला उस वीडियो को। तो इसलिए हेट स्पीच और फेक न्यूज़ के खिलाफ बहुत संजीदगी से काम करना, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रियल स्केल पे 4-5-10 लोग मिलके उसको नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों पे हमको तवज्जो देना चाहिए। और NBDSA एक संस्था है, मैं अपने हर प्रेजेंटेशन में, हर पब्लिक डिस्कोर्स में, कई बार मीडिया पर जब भी बात आती है मैं कहता हूँ कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास है उसका जरूर फ़ायदा उठाएं। अभी आप देखिए कि ये जो मीडिया है, जिसको मोदी मीडिया कहते हैं या BJP समर्थित मीडिया है, सरकार समर्थित मीडिया है, इसका काम ही हेट स्पीच करना है। रोज़ रात में प्राइम टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच कर रहा है। यही कैंपेन है BJP का, और उसमें वो पूरी तरीके से शामिल है। एक एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपड़े अकेले लगे और उन्होंने टाइम्स नाउ, न्यूज़ 18, आज तक और एक और चैनल रिपब्लिक है, 4 चैनलों पे उन्होंने NBDSA जस्टिस सीकरी उसके चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ ऑर्डर निकलवा दिया। एक को 1 लाख रुपए का फाइन हुआ, बाकी 2 को 50-50 हज़ार का फाइन हुआ। ये उनके जो खालिस्तानी, किसानों को खालिस्तानी कहने के, आतंकवादी कहने के, लव जिहाद के बारे में जो खबरें थी, जो शोज थे, उनको हटाया गया उनके प्लेटफॉर्म से, उनके यूट्यूब चैनलों से, उनके ऊपर फाइन हुआ। ये चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो ये जो हेट स्पीच की फैक्ट्रीज हैं, समाज में नफरत फैलाने की जो फैक्ट्री हैं, इन पर ज़रूर रोक लगेगी, कुछ कमी आएगी। तो इस पर ज़रूर ध्यान दें आपका फाउंडेशन। और एक आखिरी बात जो हम लोगों को ट्रेन अपने आप को करना, बहुत कुछ जो सेंसरशिप हो रही है वो कीवर्ड्स और कम्युनिटी गाइडलाइंस के रास्ते से हो रही है। बहुत सजग रहना इस पर। जैसे मान लीजिए कि अभी जो वीडियो बना रहे हैं आप लोग,
उस पर अगर एक शब्द इस्तेमाल करेंगे ईवीएम, और ईवीएम पे अगर आप कोई वीडियो बनाएंगे उसकी रीच नहीं आएगी, और उसके 1-2 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन का पुराना घिसा पिटा एक डिस्क्लेमर नीचे चिपका दिया जाएगा। जैसे वो वीडियो वो चिपकता है वो आपके रीच कम कर देता है। मैंने एक इंटरव्यू लिया ईवीएम पर, 1 घंटे के अंदर उसमें 60,000 व्यूज़ आ गए, और उसके बाद 1 घंटे के बाद वो आ गया, तो अब उसमें 62,000 या 63,000 व्यूज़ है कुल, वो आगे गया ही नहीं। तो इस पर आप लोगों को जो जिसको टेक्नोलॉजी की समझ हो, जिनको एसईओ की समझ हो, आपको ऑल्टरनेटिव शब्द इस्तेमाल क्या करने हैं। ऑल्टरनेटिव शब्दों को आप देखिए, जैसे आप मणिपुर के समय आप लिखेंगे मणिपुर, आप लिखते ही वो आपका वीडियो जो है रिस्ट्रिक्शन उसके जिसको कहते हैं ना वेलोसिटी चेक, सोशल मीडिया की भाषा में वो वेलोसिटी चेक में चला जाएगा, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रीच है, वो कम हो जाएगी। तब आपको क्या करना है, मणिपुर की जगह अगर आपको बात अपनी कहनी है तो मणिपुर की जगह आप नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट कहें जहाँ मोदी जाने से बच रहे हैं, जिसको समझना होगा समझ लेगा। तो बहुत सी तरीक़ों से आप अपनी बात कह सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं रखना चाहता था कि कानून के बारे में, लॉज के बारे में ज़रूर जो है अपनी मालूमात बढ़ाएं, अपना अवेयरनेस बढ़ाएं। कंटेम्प्ट से बिल्कुल मत डरें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में बहुत बड़ा स्कोप है कि जो आप पत्रकारिता कर सकते हैं। आमतौर पर बहुत सारे पत्रकारों को मैं देखता हूँ, संपादकों को देखता हूँ कि उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की पूरी जानकारी नहीं है, और वो डरते हैं कोर्ट के बारे में कुछ लिखने में। जजमेंट को आप जजमेंट की आलोचना कर सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अदालत ने इंसाफ नहीं किया। हर जजमेंट की अपील होती है। वो अपील क्या है? अपील यही तो है ना कि हमने पिछले कोर्ट से हमको इंसाफ नहीं मिला। तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप क्या नहीं लिख सकते कि आप जज की नीयत पे कमेंट नहीं कर सकते। अदालत के एज ए इंस्टीट्यूशन पे आप बहुत ऑब्जेक्टिवली आप कह सकते हैं बहुत सी बातें। कई बार ये होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऐसा है कि जहाँ पे कहा जाता है कि ट्रूथ इज़ नो डिफेंस। तो 1-2 बार ऐसा मेरे ऊपर हुआ है कि जब मैं कोर्ट में मौजूद हूँ और कुछ बात हो गई और उस पर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लग गया, उसके बावजूद लग गया और मुझे अपॉलॉजी मांगनी पड़ी, लेकिन हमने अपनी बात तो पहले ही कह दी थी। तो इसलिए कानून पे, संविधान पे अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। और मालिकाना हक मीडिया के, बहुत लंबी बात जाएगी, कानून बहुत सारे हैं और बहुत कुछ है। जैसे NDTV भी खरीद दिया गया। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अमेरिका में नहीं हो सकता था। अमेरिका में कोई मीडिया हाउस को आप मोबाइल फ़ोन की तरह नहीं खरीद सकते कि आपको पसंद आ गया कि NDTV खरीदना है तो आपने खरीद लिया, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल, न्यूज़ खबरों का इदारा पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है। इसलिए वहाँ पे एक कम्युनिकेशन कमीशन है, उससे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कि ये बिड हम करने जा रहे हैं। कौन करने जा रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता।